मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती हूँ, जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज इच्छा होता रहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वह आमतौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपने जिस्मानी काम को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना इससे ही अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसीलिए मैंने अपने देवर से अपनी जरूरत पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ना सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाजा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वो वाली वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी नाराजगी साबित हुई, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। वह वहां जॉब करता है, इसलिए उसे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली। जब मुझे यह पता चला कि 1 महीने बाद वह दोबारा विदेश चला जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हो गई और फौरन रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? अगर आपको विदेश में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने खर्चे को नहीं उठा सकता है, तब तक घर में सभी का जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं डोमी नगर में वहां पर सीमेंट बनाने का काम करता था, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए मैं सऊदी अरब चला गया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। उसने जवाब दिया कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहां कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 और 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वह साल में 1 बार आता है और वह भी सिर्फ 1 महीने के लिए। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी खुशी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया था। मेरे पति की बात से मैं दुखी थी। न तो उसने कभी मुझसे खुलकर बात की और ना ही अपनी मुश्किल का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे पति ने अपने घर वालों की मर्जी पर शादी की थी ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से अकेली रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और पति के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगे थे। 'सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन पति से कोई बात नहीं होता था।
रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वह वीडियो कॉल करता था और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी ही सो जाती थी, जिसके कारण मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन लड़का था जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात होते ही मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोल्ड थी और देखते ही देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में वह तमाम बातें चल रही थीं जो मैंने गुजरती रात में उस फिल्म में देखे थे। मैंने किचन में कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम के दौरान भी वही मंजर मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल किया कि वही मंजर मैं दोबारा से देखूं। मैं हर चीज से बेखबर होकर उसे देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई, लेकिन वह सीधा हो गया और कहने लगा, क्यों भाभी, खाना तैयार हो गया होगा तो जल्दी से रोटी भी बना दो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा कि वह शाम की चाय मेरे कमरे में ही पिएगा। आजकल ठंड में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर मंगवाया करती थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी तमाम हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत सही नहीं लगी। वह होता कौन था? मेरे मोबाइल की जांच पड़ताल करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाते हुए महसूस करने लगी थी। फिर मैंने जवाब दिया कि आपका पूछने का क्या मतलब है? तो उसने पूछा कि आपको एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक। मैं उस वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर वह मंजर देख चुका था। मैंने खामोशी तो थी। वह खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी पसंद है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेजी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके इस सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है, और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हैं और आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने उसको सख्त लहजे में अपने देवर को वहां से जाने को कहा तो उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना झिझक मुझसे बात किया करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज लगाना शुरू की। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बगैर दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी जी जरा इधर आइए ना, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, मेरा बटन जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आती हुई मेरी जुल्फों को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं अचानक डर कर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंख के सामने आ रही जुल्फों को हटा रहा था। मैंने सोचा
कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। फिर मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से डरने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का लाइट जलाया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूं। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वह नींद में इतने खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वह बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी। भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी? उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वह मेरी बात सुनकर वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन बाहर मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की बेहूदगी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मां से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया, लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब आप कमरे का दरवाजा खोलकर सोएंगी तो ऐसा होना तो मुमकिन था, और वैसे भी तुम्हारा पति यहाँ मौजूद नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी जान, उसकी वाहियात भरी बातों ने मुझे गुस्से में भर दिया था। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वह बेशर्म मुझे अपने बाहों में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था। अब क्यों इतनी शरीफ लड़की बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन यह हकीकत है कि देवर आग होता है और उससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। उस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। उसने अपना काम खुशी से किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, गुनाह किया है, मेरे साथ यह गलत है, भगवान तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वह सब क्या है? भाभी जान, आंखों का गुनाह तो तुम भी करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? यह कहकर वह तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब हो सकता है। अगले रोज मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था, और अगर तुमने यह बात अपने पति को बताई तो वह तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही गलत कहेगा। इसीलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। और मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पति से रिक्वेस्ट करूं कि वह मुझे सऊदी अरब बुला ले ताकि मैं वहां उसके साथ रह सकूं। मैंने इस सुझाव पर गौर किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाते तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली
और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और दोबारा इंडिया वापस आने का इरादा छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में यह खुशियां उस वक्त आईं जब मैंने अपने मन में खुशी महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर से हट गई, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल से तमाम नापसंदीदा वीडियो और मूवीज को हटा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा। मेरे देवर की शादी का भी वक्त आ गया। जब मेरे पति इंडिया जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और मैं यहीं पर रहकर उनका इंतजार करूंगी। मेरे पति अकेले ही इंडिया गए, लेकिन वह वहां सिर्फ 1 हफ्ते ही रह पाए। वह जल्दी ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद हमें खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को तबाह किया था, आज मेरे खुदा ने उसे सबक दे दिया है। मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भगवान ने मुझे औलाद दे दिया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान खुद को टूटने के कगार पर महसूस करता है। मैंने भी एक ऐसा ही दौर देखा जब मेरे पति और मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रिश्तों में आई ठंडक और मन में छिपे दर्द ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। समय बीतता गया और मैंने अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। मैंने अपने मोबाइल से उन तमाम चीज़ों को हटा दिया जो मेरी यादों और भावनाओं को कुरेदती थीं। वे वीडियो, वे मूवीज़ जिनमें मेरी खुशी की झलक होती थी। धीरे धीरे समय ने मुझे एक नई शक्ति दी और मैं अपने अकेलेपन से लड़ने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे देवर की शादी की तैयारियां शुरू हुईं। जब मेरे पति ने भारत जाने की बात कही तो मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मेरे पति अकेले ही चले गए, पर कुछ ही दिनों में जब उन्होंने अचानक वापसी की तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बिना तुम्हारे हर खुशी अधूरी है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को सुकून दिया और मैंने फिर से अपने रिश्ते में एक नई उम्मीद देखी। 6 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। मेरे देवर की बीवी किसी और के साथ पकड़ी गई थी। सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी राहत मिली। वह वही इंसान था जिसने मेरे रिश्ते को पहले तोड़ने की कोशिश की थी, पर मेरे भगवान ने उसे सही समय पर उसका कर्म दिखा दिया। मैंने हमेशा सब्र का दामन थामा और कभी नफरत या बदले की भावना को अपने दिल में जगह नहीं दी। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया। मेरी गोद में मेरा बच्चा आया। वह पल, वह सुख, जैसे मेरे सारे दर्द मिट गए हों। मेरे आंसू खुशी के थे और मैं जान गई कि जब तक हम सच्चे दिल से सब्र करते हैं और नफरत को दूर रखते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। नवजात की किलकारी ने जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को फिर से जिंदा कर दिया। वो छोटे छोटे हाथ पैर, उसकी मासूम आंखें और उसके होठों की हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल के हर उस कोने को भर दिया जहां अब तक सिर्फ दर्द और तन्हाई का बसेरा था। मैं उसे अपनी गोद में लिए उसकी मासूमियत को निहारती रहती। मेरे पति के चेहरे पर भी वही अनमोल चमक थी। उनके हर स्पर्श और देखभाल में एक नई नरमी आ गई थी, मानो हमारा रिश्ता उस नन्ही जान के साथ फिर से जन्म ले रहा हो। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि माँ बनने का अनुभव मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा था। हर छोटी सी मुस्कान, हर बार जब वह अपनी नन्ही उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसाता, मेरे दिल को नई ताकत देता। मैंने अपने बीते दर्द और संघर्ष को अपनी संतान की मुस्कान में घुला दिया। ये मानो मेरे जीवन के हर पुराने घाव को भरने वाला मरहम था। परंतु एक रात जब सब सो रहे थे और चारों ओर शांति थी, मेरी आंखें नींद से खुल गईं। मैंने पास में सो रहे अपने बच्चे को देखा और अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन पुरानी बातों को सोचने लगी, हर वह दर्द जो मैंने झेला, हर वह पल जो मैंने अकेले गुजारा। मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या यह सब इस छोटे से जीवन को पाने की कीमत थी? तभी मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई दी, हाँ, यह सबक था। ये सब्र और प्रेम का वो इम्तिहान था
जिसे ईश्वर ने मेरे लिए चुना। मैं उस रात पहली बार यह समझ पाई कि भगवान ने सिर्फ मेरी झोली में औलाद नहीं डाली थी, बल्कि मुझे एक नई शुरुआत दी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें मेरी अपनी ताकत, मेरी अपनी पहचान और मेरे प्रेम की गहराई शामिल थी। अब मैं अपने बच्चे के साथ हर दिन को एक नई आशा और नए सपने के साथ जी रही थी। मैंने अपने पति के साथ उन बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संजोया। हमारी बातचीत में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। वे लम्हे जब हम साथ बैठकर अपने बच्चे की प्यारी हरकतों पर हंसते, उन पलों में हम दोनों अपनी पुरानी गलतफहमियों को भूल जाते। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उस जीत की थी जो हर उस इंसान को मिलती है जो सब्र का दामन थामे रहता है। मैंने उस रात अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने घावों को बहा दिया, और अगली सुबह जब मैंने सूरज की पहली किरण को देखा तो वह रोशनी मेरी नई जिंदगी की उम्मीद की तरह थी। यह सफर मुझे यह सिखा गया कि दुख और तकलीफें चाहे जितनी भी गहरी हों, यदि दिल में सब्र और प्रेम है तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत खुशी दी, जो हर दर्द और हर आंसू का सही मोल था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरा नौकर जोर लगा लगाकर मेरी मसाज किया करता था। मैं उसे पैसे पकड़ाती तो कहता, रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। जैसे जैसे वह मसाज करता, वैसे वैसे मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती थी। एक दिन मौका पाकर नौकर ने अपने तेल से सना हुआ हाथ मेरी उस जगह पर रखा, और मेरी उसकी हालत। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब भी मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था, और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी फैक्ट्री तो तुम बाद में भी कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक साधु के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर इसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन तैयार हो जाए। उस साधु ने मेरी माँ से 10,000 लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन ही मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने उनसे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया, और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता। मैं उसके घर गई तो यह ऐसो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर उसकी एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वह नौकर मुझसे कहने लगा कि मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका हुआ देखा तो कहने लगा कि आप लेटी रहो, थक गई होगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था, और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबवाए थे। भला कोई मर्द मुझे छुए? नौकर की यह सुनकर मैं चुप हो गई और वह मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से देना चाहिए था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाने चाहिए। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी,
इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। ये सुनकर उस नौकर ने मुझसे उन पैसों को ले लिया और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूं, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके पैर दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वह झूठी और बेईमान थी। वो मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुकाकर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को जब भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उससे इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन, मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा। वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मुंड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने जो कपड़े रात को पहने हुए थे, मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो।
यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा मन खुद ब खुदा शादी के बाद का ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन, आप कहीं जा रही हो क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतारकर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया, मगर मुझे उसकी जरूरत थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो मैं उसे कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था, मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूं, इसलिए आपको हक है, आप जो चाहे मुझे कह सकती हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही थे। मेरे नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। इसी दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था
कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने रकड़ से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं यह सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मुझे मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें उसी की सजा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाह का यकीन दिलाने लगी। वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए होंगे, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विजय है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी में जाना था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह यह सब मुझसे कह रहा था।
और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। और जब मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वह हंस दिया और कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं और यह सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक उसे सजा देने के बाद फिर माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। मैं उस क्षण को अपने दिल में महसूस कर रही थी जब उसने मेरे हाथ को अपने सर पर रखा था और उसकी आंखों में झलकता सच्चा प्यार जो मुझे शब्दों से परे महसूस हुआ। उसकी हंसी में एक गहरी सच्चाई छुपी थी। वह मेरे लिए हर वो कदम उठाने को तैयार था जो मेरे सम्मान और भलाई के लिए था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके इरादों की सच्चाई ने मुझे यकीन दिला दिया। वो पल शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन था। 1 साल तक मैंने उसे नजरअंदाज किया, हर बार उसकी सॉरी का जवाब केवल चुप्पी से दिया। वह हर बार अपनी आंखों में वही गहरा दर्द और प्रेम लिए मेरे सामने खड़ा होता, फिर भी उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। धीरे धीरे मैंने उसकी कोशिशों, उसकी ईमानदारी और बिना शर्त प्यार को महसूस किया। उसने मेरे लिए अपनी भावनाओं को हमेशा स्पष्ट रखा, बिना किसी उम्मीद के। एक दिन जब वह फिर से मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में उम्मीद और धैर्य के आंसू थे। मैं खुद को रोक नहीं सकी और उस पल में मैंने महसूस किया कि उसे सजा देना मुझे भी उतना ही तकलीफ दे रहा था। तुम्हें माफ किया, मैंने कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक एकदम से उभर आई, जैसे वह कई रातों की बेचैनी से आजाद हो गया हो। उसके बाद हमारी कहानी एक नए अध्याय में बदल गई और हम दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नए सिरे से एक दूसरे को अपनाया। शादी के दिन जब उसने मेरा हाथ थामा, उसकी आंखों में एक वादा था, हमेशा मुझे प्यार करने और मेरे सम्मान की रक्षा करने का, और मेरी आंखों में उसके लिए असीमित विश्वास और प्यार। शादी के बाद की वह पहली सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं और हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं जब तक अपनी आंखें खोलती, वह पहले से ही जाग चुका था। मेरे पास बैठा हुआ, मेरे बालों को बड़े ही नजाकत से सहला रहा था। उसकी आंखों में गहरा प्यार और संतोष था, जैसे वह इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। तुम्हें देखते हुए लगता है कि मैंने अपनी पूरी दुनिया पाली है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो मेरे दिल को गहराई तक छू गई। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में वह भरोसा और मोहब्बत देखना मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वह आगे झुका और मेरे माथे को चूमा। उस चुंबन में केवल स्पर्श नहीं था, उसमें वादे थे, उन सभी खुशियों के जिनकी हमने कभी कल्पना की थी। उसकी हथेली मेरे चेहरे पर थी। उसके स्पर्श से मुझे सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे मैं दुनिया की किसी भी मुसीबत से बची रहूंगी जब तक वह मेरे साथ है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हंस पड़ी। हाँ, जब तुमने मेरे गिरे हुए किताबों के ढेर को संभालते हुए कहा था कि प्यार भी कभी कभी किताबों की तरह बिखर जाता है, उसे समेटने वाला कोई खास होना चाहिए। तब मुझे लगा था कि तुम पागल हो। शायद मैं तब से पागल हूं तुम्हारे प्यार में, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन वह नमी खुशी की थी। हमारे बीच कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। हमारी धड़कनों की रफ्तार और हमारी सांसों की गर्माहट ने सब कुछ कह दिया था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और कहा, अब जब भी कोई मुश्किल आएगी, हम मिलकर सामना करेंगे। तुम मेरा प्यार हो, मेरी ताकत हो, और मैं तुम्हें हर कदम पर साथ दूंगा। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता,
वह उन अनकहे एहसासों में भी होता है जो हम दोनों के बीच बहते हैं। यह हमारा नया सफर था, एक ऐसा सफर जो प्यार, विश्वास और वादों से भरा था। हमने एक दूसरे के साथ होने का, हर पल को संजोने का वादा किया। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। वह सिर्फ मेरा पति नहीं था, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा साथी और मेरा हमसफर बन गया था। हमारी हर सुबह प्यार के नए अर्थ देती और हर रात हमारी आत्माओं को और करीब ले आती। एक रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और उसके साथ मेरे कंधों पर अपनी शॉल डालते हुए उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा। उसकी ये छोटी छोटी परवाहें मेरे दिल को गहराई से छू जाती थीं। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो हमारे प्यार की गहराई को दर्शाती थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूं। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और एक पल के लिए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। वह पल जैसे थम सा गया था। उस ठंडी हवा में भी उसके स्पर्श से गर्मी का एहसास हो रहा था। तुम जानती हो, उसने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, जैसे तुम मेरे हर सवाल का जवाब हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और अगर जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया जब हमें अलग होना पड़े तो मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करूंगा। उसकी बातों में वह दर्द और गहराई थी जो किसी भी इंसान की आत्मा को छू जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां एक सच्चाई थी, वह सच्चाई जो किसी भी शक से परे थी। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया, उसकी धड़कनों की आवाज सुनकर जैसे मुझे भी उसके दिल की हर धड़कन का मतलब समझ आने लगा। हम दोनों चुप थे, लेकिन वह चुप्पी भी एक कहानी कह रही थी। वह एक ऐसी कहानी थी जिसमें केवल प्रेम था, वह प्रेम जो किसी भी शब्द से परे था। वह रात उस वादे के साथ बीती कि हम हर पल एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। उस पल से हमारा रिश्ता केवल एक बंधन नहीं रहा, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब हमारा प्यार समय के साथ गहराई में डूब रहा था, एक ऐसी गहराई जहां सिर्फ हम दोनों थे, हमारी धड़कनों के संग, हमारी सांसों के बीच और हमारी आत्माओं के बीच एक अटूट बंधन हो गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।